फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्मेंट क्लासेस। आज जीएस के इस क्लास में मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया लेकर के आया हूँ। हमारे संसद में जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा संसद होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिला करके बनता है। जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं वो विधायिका के ही पार्ट होते हैं और विधायिका का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, सरकार के तीनों अंग में इस बात का डिस्कशन हो चुका है। अब वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे कैसे चलती है, आज इस क्लास में उसको डिटेल से देखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विधेयक, विधेयक इसका मतलब होता है वो प्रारूप, वो मसौदा जिसको कि संसद में कानून बनाने के लिए सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल है, ठीक है, कोई कागज काट एक मान लीजिए कि प्रारूप बनाया गया है, एक ड्राफ्ट बनाया गया है और उस ड्राफ्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई है किसी विषय पर कानून बनाने के लिए। ठीक है, उसको रखा जाता है संसद के किसी भी सदन में, वो कहलाता है विधेयक। ठीक है, ये हमारा बिल हो गया विधेयक। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 107 से 122 तक में वर्णित है। ठीक है, पूरे विधेयक को 107 से 122 तक में वर्णित किया गया है, लेकिन इसका जो धन विधेयक है ये अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, शेष में हमारा साधारण विधेयक आएगा। तो विधेयक को पहले दो प्रकार में बांटा गया है। ये जो विधेयक होता है दो प्रकार में बढ़ता है, धन विधेयक और साधारण विधेयक। ठीक है, सामान्य कानून और धन मुद्रा से संबंधित कानून। ठीक है, अब देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है उसका जो अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, अगर वो कानून वो जो बनने वाला है, जो बिल पेश किया जाने वाला है वो अगर आय और व्यय से संबंधित है, ठीक है, तब वो हमारा धन विधेयक कहलाएगा। किसी कर का आरोपण की बात की गई हो, भारत सरकार द्वारा उधार लेना या देना ऐसे मसले पर कोई कानून बनाना हो, भारत की संचित या आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना हो, इस मसले पर कोई कानून बनाना हो, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना हो, अगर इस विषय पर कानून बनाना हो तो ये हमारा धन विधेयक कहलाएगा। मतलब इन शॉर्ट संक्षेप में समझिए कि जो कानून पैसे से संबंधित है, ठीक है, मुद्रा से संबंधित है किसी भी तरीके से, वो हमारा धन विधेयक कहलाएगा। डायरेक्टली जो पैसे संबंधित है वो हमारा धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, अब इस धन विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक एक्चुअल में वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का जो फैसला होगा, इस बात का जो निर्णय होगा वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो इस बात का निर्णय करेंगे कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है वो धन विधेयक है या फिर साधारण विधेयक है। ठीक है, राज्यसभा से अपेक्षा की जाती है कि धन विधेयक को 14 दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिश के साथ लौटा दें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात ये कि धन विधेयक जो हमारा होता है वो संसद के जो निम्न सदन होते हैं, लोकसभा, उसमें पेश किया जाता है। संसद के निम्न सदन लोकसभा में ही सिर्फ धन विधेयक पेश होगा सबसे पहले, उसके बाद वहां से पास होने के उपरांत वो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में सबसे पहले रखा जाएगा। लोकसभा में धन विधेयक जब पास हो जाता है, जब वो पारित हो जाता है, तब उसके बाद ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से अपेक्षा की जाती है कि 14 दिन की अवधि के भीतर, राज्यसभा का कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो 14 दिन तक इस बिल को अपने पास रोक सकता है। 14 दिन तक वो अगर अपने फैसले को नहीं सुनाता है, अपने बिल को वापस नहीं लौटाता है, तो इस कानून को पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा इस पर अंकुश नहीं लगा सकती है। ठीक है, यह अपेक्षा की जाती है कि 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिश के साथ लौटा दे। हाँ, कुछ मसलों पर ऐसा हुआ है, आज तक में लगभग 2-3 बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा ने धन विधेयक पर 2 बार उस मसौदे को लौटाया है अपनी सिफारिश के साथ। हालांकि लोकसभा ने उसकी सिफारिश को माना और वापस फिर उसमें सुधार करके राज्यसभा में भेजा गया, जहां से वो पारित होकर के फिर कानून बना। ठीक है, तो राज्यसभा से याद रखिएगा, राज्यसभा के पास कितने दिन का मोहलत होता है, 14 दिन का, धन विधेयक को अपने पास रोकने के लिए। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। एक्चुअल में राष्ट्रपति की अनुमति से ही
किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक को यहाँ पर पेश किया जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं अंडरस्टूड है? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को भेजा गया है लोकसभा में पारित करने के लिए, तो उसके बाद राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति की अनुमति इसमें स्वतः छिपी हुई है। लोकसभा से पारित होने के बाद ये कानून अपने आप बन जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास इसको भेजा जाता है इसकी सिफारिश के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा धन विधेयक। धन विधेयक में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले कि ये अनुच्छेद 110 से संबंधित है। हमारा जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 से संबंधित है। दूसरा ये कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसका जो अंतिम फैसला होगा, अंतिम निर्णय होगा, वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। तीसरा ये कि राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद इसको लौटाना पड़ता है। ठीक है, या तो उसी रूप में लौटा दे या अपनी सिफारिश के साथ लौटा दे। लोकसभा उसकी सिफारिश को माने या ना माने ये लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही सबसे पहले जाता है लोकसभा में, तो इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता उसको दोबारा नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर यह धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं हो पाता, पारित नहीं हो पाता है, ठीक है, कानून नहीं बन पाता है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो भी मंत्रीगण या जो भी इसके सदस्य होते हैं, इस कानून को, इस बिल को रख रहे हैं, उसके साथ सामूहिक रूप से पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि आपने अपना बहुमत खो दिया है। अगर यह बिल जो है लोकसभा में पास नहीं हुआ, इसका मतलब कि आपने अपना बहुमत खो दिया है। ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब आइए साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक धन विधेयक से अलग जो भी विधेयक हो जाएगा सब साधारण विधेयक में आएगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, केवल लोकसभा या फिर राज्यसभा में, कहीं भी पहले रख सकते हैं, वहां पर उसकी प्रक्रिया चलेगी। सेम प्रक्रिया राज्यसभा लोकसभा दोनों अपनाई जाएगी। उसके बाद अगर वो प्रक्रिया पूरी हो गई है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत वह विधेयक कानून बन जाएगा। ठीक है, प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन क्या होता है? प्रथम वाचन में विधेयक को पेश किया जाता है। जैसे कोई ड्राफ्ट है, मान लीजिए कि अगर 50 पन्ने का ड्राफ्ट बनाया गया है किसी भी बिल पर, किसी भी कानून पर, 50 पन्ने का ड्राफ्ट मान लो कि अगर रक्षा मंत्री द्वारा बनाया गया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा, तो रक्षा मंत्री का यह दायित्व है, रक्षा मंत्रालय का यह दायित्व है कि संसद के जिस सदन में इस बिल को रखा जा रहा है, पेश किया जा रहा है, सबसे पहले जितने भी संसद के सदस्य हैं उनके टेबल पर, उनके सामने इस बिल की एक कॉपी जो है वो रख दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद प्रथम वाचन स्टार्ट होगा। प्रथम वाचन में विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगी जाती है। लोकसभा अगर में है तो लोकसभा स्पीकर से, अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के अध्यक्ष से, सभापति से। तो सबसे पहले इसके प्रथम वाचन में ये होता है कि वो ड्राफ्ट जो होता है, मसौदा, वो मसौदे ड्राफ्ट को सबके सामने रखा जाता है, सबको एक कॉपी दिया जाती है, सब लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या, कानून क्या है, किस बनाया जा रहा है, और उसके बाद उस पर अनुमति मांगी जाती है। लोकसभा के स्पीकर की अनुमति के उपरांत ये जो है आपका प्रथम वाचन खत्म हो जाता है। मतलब अब सब लोगों ने समझ लिया कि क्या कानून है। उसके बाद द्वितीय वाचन में आते हैं। द्वितीय वाचन में जिस मंत्रालय के द्वारा या जिस मंत्री के द्वारा इस बिल को लाया जा रहा है, उस बिल के बारे में वह मंत्री जो है वो सभा में खड़े होकर के सभी के सामने पढ़ता है और बताता है कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर डिमेरिट है भी तो वो मंत्री नहीं बताता है, क्योंकि वो उसका बिल है, उसको पास करवाना है। ठीक है, डिमेरिट निकालने का काम विपक्ष का होता है। ठीक है, सत्तारूढ़ दल का नहीं होता है। तो द्वितीय वाचन में वो अपने सिद्धांत एवं उपबंधों पर समान रूप से चर्चा होती है वहां पर कि क्या इसमें है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, कैसे क्या होगा, कितना पैसा खर्च होगा, कब तक ये बन पाएगा, जो भी उसका होता है पूरा ब्यौरा दिया जाता है। उसके बाद जब तृतीय वाचन आता है तो तृतीय वाचन में कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब पहले वाचन में आपने ड्राफ्ट को रख दिया, दूसरे वाचन में आपने बता दिया कि इस ड्राफ्ट में क्या है, और तीसरे वाचन में अब आप कहेंगे कि इसको कानून बनाया जाए, तो इस पर वोटिंग की जाए। वोटिंग यस या नो में होती है, और संसद के जो सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो इस पर अपना वोटिंग देते हैं। अगर यह कोई भी
साधारण विधेयक, अगर साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं तो 50% प्लस 1 मतलब आधे से एक अधिक अगर बहुमत मिल गया तो यह कानून बन जाता है। ठीक है, इसमें भी है कि अगर यह कानून नहीं बन पाया, नहीं पारित हो पाया, बहुमत नहीं मिल पाया तो सरकार गिर जाती है, मतलब आपने अपना बहुमत खो दिया है। ठीक है, तो इसमें वही है कि 50% प्लस 1 से बहुमत मिलता है तो सरकारें बन जाती है। लेकिन धन विधेयक में है, जो स्पेशल केस में आता है, इसमें आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, तीनों वाचन के उपरांत जो हमारा बिल होता है वो एक कानून का रूप ले चुका होता है। लेकिन वो कानून का रूप ले चुका होता है, कानून तब तक नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं करते। ठीक है, तो दूसरे सदन में यही प्रक्रिया चलती है। मान लीजिए कि लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में तीनों वाचन हो गया, उसके बाद ये वापस कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में सेम इसी प्रक्रिया पर तीनों वाचन होगी और उसके बाद जब तीनों वाचन हो गया तब ये दोनों सदन से पास होने के उपरांत राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत यह बिल कानून बन जाता है। इसमें क्या है कि आपका प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, तीनों वाचन हो जाता है एक सदन में। फिर दूसरे सदन यहाँ पर है क्या कि राज्यसभा में जब ये बिल जाता है पेश होने के लिए, वहां पर इस पर चर्चा होने के लिए, तो राज्यसभा के पास अधिकार है इसको 6 महीने तक रोकने के लिए और पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए। लेकिन अगर लोकसभा वापस उसी रूप में इसको वापस फिर राज्यसभा भेजती है तो फिर राज्यसभा इसको नहीं लौटा सकता है, फिर इसको राज्यसभा को अनुमति देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पड़े थे 14 दिन, यहाँ पर है 6 माह। ठीक है, अंतर है दोनों में। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है, जबकि साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 दिनों के लिए रोक सकती है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या है कि एक रोकने की प्रक्रिया होती है, राज्यसभा को एक रोकने की प्रक्रिया माना गया है। इसलिए आप लोग कभी गौर कीजिएगा, जब हम लोकसभा में देखते हैं ना तो लोकसभा में ग्रीन कारपेट बिछा होता है और राज्यसभा में रेड कारपेट बिछा होता है। ग्रीन कारपेट क्या होता है, किसी भी चीज को हरी झंडी दिखाना, मतलब वो चीज पारित होगा, लागू होगा। और राज्यसभा में रेड कारपेट होता है किसी को रोकना, ये कानून को, बिल को रोकने का काम करता है। अगर वो धन विधेयक है तो 14 दिन के लिए, अगर वो साधारण विधेयक है तो 6 माह के लिए। ठीक है, तो इस तरह से पूरे सदन में, जब दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में विधेयक को पेश किया जाता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन तीनों पूरा होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तब वह हमारे लिए वह बिल जो होता है, विधेयक जो होता है, वो एक कानून का रूप ले लेता है। और इस तरह से हमारे संसद के द्वारा, हमारे विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण होता है। यह है हमारे विधायिका के द्वारा, सदन के द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसमें से बहुत सा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाएगा। जैसे धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, पूरा विधेयक 107 से 122 तक में है। ये क्या करता है, 14 दिन के लिए रोकता है, ये 6 महीना के लिए रोकता है। ये सिर्फ लोकसभा में पारित होता है सबसे पहले, ये सदन के किसी भी संसद के सदन में पारित हो सकता है। इसके 3 वाचन होते हैं, तृतीय वाचन में वोटिंग होती है। मतलब ये कंसेप्ट और फैक्ट इसमें दोनों से छिपा हुआ है। आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स सेक्शन का कि कैसे कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका था इसको अच्छे से आप समझिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से याद कीजिए, आप एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग देख सके, समझ सके, पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू।